कितने आचार्य हैं, कितने कोर्सेस चलते हैं, क्या इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग भी है, कोई नए Recording in पाठ्यक्रम progress. कोई नए पाठ्यक्रम भी चलते हैं, ऐसा ऐसा सब पूछते हैं। अब विद्यापीठ में इस प्रकार के तो कोई कोर्सेस नहीं चलते, ऐसे छात्र संख्या, आचार्य संख्या ऐसा तो हम नहीं बता सकते। ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? तो पहली बात तो ये है कि हम जैसे ही विद्यापीठ कहेंगे, यूनिवर्सिटी का रूप सामने आ जाता है। और यूनिवर्सिटी कहा तो हायर एजुकेशन होता है। हायर एजुकेशन कहा तो उसमें विभिन्न फैकल्टीज और फिर छात्र संख्या और ये सब होता है। इसका कारण ये है कि हमने शिक्षा को केवल विद्यालय नामक एक केंद्र में सीमित कर दिया है। कल ही जैसे बताया था, शिक्षा तो विद्यालय में ही मिलती है, विद्यालय के बाहर कहीं शिक्षा नहीं मिलती। उसका दूसरा स्टेटमेंट ऐसा होता है, मनमानस ऐसा बनता है कि विद्यालय में जो दी जाती है वह शिक्षा होती है, और विद्यालय से बाहर जो कुछ भी हितकारी और ऐसा मिलता है, उपदेश मिलता है, संस्कार मिलते हैं, सीख मिलती है, अनुभव मिलता है, वो शिक्षा नहीं होती। ऐसी शिक्षा की अतिशय जिसको अनवस्थ ऐसी व्याख्या हमारे मन में सर्वत्र बैठ गई है, इसलिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसा मानस बनता है। जैसे गुरुकुल के बारे में भी होता है। गुरुकुल कहा तो वहाँ छोटे विद्यार्थी होते हैं और उनको पढ़ाने वाले आचार्य होते हैं। युवकों के गुरुकुल की कल्पना कभी कभार होती है, परंतु नहीं तो छोटे बच्चे, ऐसा हो जाता है। तो ये कंडीशनिंग एक तो हमें थोड़ा दूर करना है। तो विद्यापीठ क्या करता है फिर? पुनरुत्थान विद्यापीठ क्या करता है? ऑफ कोर्स यह विश्वविद्यालय है ही, लेकिन यह केवल हायर एजुकेशन का नहीं, केवल विद्यालय नामक विद्या केंद्र में जो मिलती है उसकी शिक्षा का केंद्र नहीं, केवल ब्रह्मचर्य आश्रम जिसको कहते हैं, अर्थार्जन शुरू हो न जाए, गृहस्थी शुरू हो न जाए, तब तक की शिक्षा की चिंता करने वाला केंद्र नहीं, परंतु आजीवन और सार्वत्रिक शिक्षा का केंद्र। ये पुनरुत्थान विद्यापीठ का स्वरूप है। उससे भी बढ़कर जो अंडरलाइंग स्टेटमेंट है वह भारतीय शिक्षा का केंद्र है। और अभी अभी हम एक शब्द सुनने लगे हैं, पुनरुत्थान विद्यापीठ का मुख्य केंद्रवर्ती उद्देश्य अभी ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति है। ज्ञान के क्षेत्र को व्यवस्थित करो। क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थित नहीं है, इसलिए ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थित नहीं है। इसके कारण इसका आकलन करना, इसके इतिहास में जाना, उसका विश्लेषण करना, यहाँ तक तो बात ठीक है। ये तो अभी देश में सर्वत्र हो ही रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पहले मुगलों का आक्रमण हुआ, उन्होंने विद्यापीठों का नाश किया, आचार्यों को मार दिया और पुस्तकों को जला दिया, और फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया, ऐसा हमने बहुत सुना है। अब आकलन और विश्लेषण के आगे उसके परिणामों की चर्चा करने के बाद अब उसका उपाय क्या है, उस उपाय को हमें करना चाहिए। उस उपाय पर हमारी बुद्धि, शक्ति, समय, संसाधन आदि सब प्रयुक्त होने चाहिए। इसलिए उसको हमने एक शब्द में बांधा, ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति। पहले ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थित करो। और जैसे कल बताया था
ये कोई एक स्थान पर, 2 स्थान पर, 10-50 स्थान पर नहीं, पूरे भारत में। इसलिए हमारा संदर्भ अखिल भारत है। दूसरा, आजीवन और सार्वत्रिक शिक्षा। तो शिक्षा को रीडिफाइन करो। रीडिफाइन करो माने उसको जीवन के साथ जोड़ो। तो जीवन के जितने भी आयाम होते हैं, व्यक्तिगत जीवन और राष्ट्र जीवन, इसके जितने भी आयाम होते हैं, उन सभी आयामों के बारे में एक साथ सोचो। एक एक करके नहीं, एक साथ सोचो। इसलिए हमने नाम दिया समग्र विकास के बारे में सोचो। जीवन का समग्रता में विकास। तो समग्रता में व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्र जीवन, संपूर्ण क्षेत्र आ जाएगा। आजीवन, उसमें संपूर्ण जीवन आ जाएगा। सार्वत्रिक, अखिल भारत, माने विद्यालय में, घर में, समाज में, बाजार में, व्यवसाय केंद्र में, संसद में, जहां भी हो, क्या शिक्षा को व्यवस्थित करो। जो जिस भी स्वरूप में शिक्षा का वहां विनियोग होता है, उस रूप में उसको व्यवस्थित करो। ऐसा एक समग्रता में, इंटेग्रल जिसको कहते हैं, ऐसा उद्देश्य लेकर पुनरुत्थान विद्यापीठ काम करता है। ऐसा उद्देश्य लेने की क्यों आवश्यकता है? तो भारत का चिंतन, भारत का तत्वज्ञान कहता है, जीवन एक और अखंड है, एकात्म है। तो एकात्म जीवन कैसा होता है, उसका पहले विचार करना चाहिए, बाद में उसके अंग प्रत्यंगों का विचार करना चाहिए। तो ये हम कहते हैं ना, वो चिंतन कहता है ऑल इज वन, सब एक है। उस एक की कल्पना करके, उस एक को समझ करके बाद में शाखा उपशाखाओं का विचार करना, उस एक के प्रकाश में, उस मूल के प्रकाश में शाखा उपशाखाओं का विचार करना, इस प्रकार की व्यवस्थिति, ये पहला कदम है। तो ऐसा विचार पहले प्रस्थापित करना चाहिए कि हमको समग्रता में विचार करना है, संपूर्ण ज्ञान क्षेत्र का विचार करना है, जीवन के साथ जोड़कर ज्ञान क्षेत्र का विकास व्यवस्थित करना है, पूर्ण भारत का विचार करना है। ये मुद्दा सबसे पहला है। और वो शिक्षा के साथ जितने लोग जुड़े हैं, जितने प्रकार के लोग जुड़े हैं, उनके मानस में इसको स्थापित करना, केवल मानस में नहीं, उनकी बुद्धि में भी स्थापित करना, उनके हृदय में स्थापित करना, उसके बाद अगर बाहर आते हैं तो व्यवस्था में स्थापित करना, ऐसा उसका स्वरूप रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान क्षेत्र के बारे में आज जिसकी आवश्यकता है, उसका विचार करके उसके बारे में प्रयास करो। इसमें हो सकता है कि अनेक लोगों ने किए हुए प्रयासों से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। क्या नहीं करना चाहिए वो भी सीखने को मिलेगा, क्या करना चाहिए वो भी सीखने को मिलेगा। और जहां जहां से सीखने को मिलता है, वहां से सीखने के बाद अपने चिंतन से अपना काम क्या है वो निश्चित करना। इस प्रकार से ये प्रथम चरण हुआ। मैंने कार्य का इवॉल्वमेंट होता है, जैसे कार्य अनफोल्ड होते जाता है, बढ़ता जाता है, तो एक से लेकर, बीज से लेकर आगे बढ़ेगा। तो ये बीज, ये पहला विषय है ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति का। हमारा आकलन क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, क्यों ऐसा करना है, किस आधार पर ऐसा करना है। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अभी कहा ना, ऑल इज वन। ऐसे एकात्म विश्व, इसकी कल्पना करके फिर उसको समग्रता में हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति का मूल आधार हुआ या बीज हुआ। अब ये किसके मानस में स्थापित करना है? तो लोक के मानस में स्थापित करना है, मैंने सर्वजन समाज के मानस में। जब मैं मानस कहती हूँ तो अभी मैंने जितने भी शब्द प्रयोग किए थे वो सब उसमें आ गए। जैसे मन में, हृदय में, वाणी में, बुद्धि में,
सर्वत्र ये स्थापित करना है कृति में। आपने ये वाक्य बहुत बार सुना होगा, भारतीय ज्ञानधारा की प्रतिष्ठा विद्वज्जनों एवं सामान्य जनों की कृति, वाणी, मन, बुद्धि और हृदय में स्थापित हो, इसलिए पुनरुत्थान विद्यापीठ काम करता है। तो ऐसे इन सब के लिए अभी सुविधा की दृष्टि से मैं मानस शब्द प्रयोग कर रही हूँ। तो पहले किसके मानस में, पहले या बाद में या एक साथ? लोक के मानस में यह स्थापित होना चाहिए। लोक माने सर्वजन समाज। क्यों उनके मानस में स्थापित होना चाहिए? तो व्यवहार करने वाले ये इतने असंख्य लोग हैं, विचार करने वाले ये सब हैं, अनुभव करने वाले ये सब हैं, व्यवस्था बनाने वाले ये सब हैं, सब मिलकर एक साथ भारतीय जीवन बनता है। इसलिए लोक के मानस में भारत ये समग्रता में ये विचार स्थापित होना चाहिए एकात्मता का। परंतु लोक मानस में ये स्थापित होने के लिए किसी को इसका नेतृत्व लेना पड़ता है, किसी को इसका निर्देश करना पड़ता है, किसी को उपदेश देना पड़ता है, किसी को करके दिखाना पड़ता है, किसी को मार्गदर्शन करना पड़ता है। तो ये मार्गदर्शन कौन करेगा, निर्देश कौन देगा, उनके लिए शास्त्र की रचना कौन करेगा, उनको उपदेश कौन देगा, उनमें उनका परिष्कार कौन करेगा? तो ये दायित्व विद्वानों का है। विद्वान होते हैं वे चिंतन करते हैं, वे विचार को व्यवस्थित पद्धति से प्रस्तुत करते हैं, ये शास्त्रों की रचना करते हैं। इसलिए विद्वानों के मानस में इसको स्थापित करना ये दूसरा काम है। भारत की परंपरा में विद्वज्जन और सामान्य जन, ये सामान्य जन को लोक कहा गया और विद्वज्जन जो करते हैं उसको शास्त्र कहा गया अथवा वेद कहा गया। वेद का अर्थ ही है विद्वान। वेद माने ज्ञान, ज्ञान माने जानना, उसके ऊपर से शब्द बना विद, और विद जिसके पास है वो विद्वान। ऐसा ज्ञानी पुरुष, उसी को वेद शब्द से भी, वेद स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वेद शब्द उसके लिए रूढ़ हुआ। शास्त्र है, विद्वान है, तो विद्वान हुआ तो व्यक्ति के रूप में आया। शास्त्र कहा तो पूरा जिसको हम तत्व चिंतन का मैन्युअल कहेंगे, ऐसा शास्त्र, और उसका सबका मूल है वेद, वो पूल है, वहां सभी शास्त्रों का मूल है वेद। इसलिए भगवद गीता में श्री भगवान ने कहा अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। जगत में वो श्लोक कैसा है? दो प्रकार के पुरुष है, क्षर है और अक्षर है। क्षरः सर्वाणि भूतानि, माने ये सारा भूत मात्र जो है वो क्षर पुरुष है, माने जड़ से जो रूपांतरित होते होते ठोस होता जा रहा है, सूक्ष्म से स्थूल बनता जा रहा है, वो पूरा का पूरा क्षर पुरुष है। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, जो चेतन है वो अक्षर पुरुष है। परंतु उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे इत्युदाहृतः, जो तीसरा है वो उत्तम पुरुष है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो उत्तम पुरुष में यस्माद क्षरमति, तो हम क्षर से भी मैं पर हूं, अक्षर से भी पर हूं, इसलिए वेद में और लोक में सर्वत्र मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। कहने का तात्पर्य वो अभी हम परमात्मा, चेतन, जड़ इसमें नहीं जा रहे हैं। कहाँ प्रतिष्ठित होना है? पुरुषोत्तम है, परमात्मा है, फिर चेतन और जड़ है, इसका ज्ञान सार्वत्रिक प्रतिष्ठित होना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। तो वेद में माने शास्त्र में, और लोक में
माने लोक व्यवहार में, लोक मानस में सार्वत्रिक इस ज्ञान की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो इधर शास्त्र में तो ये किसका अधिकार है, किसका दायित्व है? विद्वानों का। इसलिए ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति का ये जो मुद्दा है, ये जो विषय है, वह लोकमानस में प्रतिष्ठित होना चाहिए और विद्वानों में भी प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसलिए हमने कहा विद्वज्जनों एवं सामान्य जनों की, सभी के इसमें। तो जैसे कल भी बताया था, भारत में ज्ञान केवल कुछ लोगों की या कुछ लोगों के बने किसी एक छोटे वर्ग की बपोती नहीं है, वही विद्वान है। ज्ञानवान तो सब हैं, लोक भी ज्ञानवान है परंतु अपनी पद्धति से, विद्वान भी ज्ञानवान है परंतु अपनी पद्धति से। और शास्त्र और लोक व्यवहार, लोकमानस, इसको एक ही ज्ञान से अपने जीवन की रचना करनी होती है। इसलिए पहला जो मुद्दा था वो बीज है, वो एक तरफ लोकमानस में प्रतिष्ठित होना चाहिए, दूसरी तरफ उसको लोकमानस में प्रतिष्ठित करने का दायित्व जिसका है, और जिन्होंने करना चाहिए वो विद्वज्जन है, वो अध्ययन करने वाले लोग हैं। कल हमने कहा था कि विद्यापीठ का काम क्या है? अध्ययन, अनुसंधान, पाठ्यक्रम निर्माण, संदर्भ सामग्री निर्माण, पठन सामग्री निर्माण, प्रयोग करने वाले लोग ऐसे होने चाहिए। तो इस देश में ये विद्वद वर्ग है, इसी को हम आचार्य भी कहते हैं, इसी को हम शिक्षक भी कहते हैं। तो ये काम शिक्षकों का है, ये काम आचार्यों का है। और आचार्य हो या शिक्षक, विद्वान माने शास्त्र जानने वाला बनना चाहिए, तभी ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति होगी। अब विद्वानों के मानस में उसको स्थापित करना है, तो फिर हमको समस्या क्या है ये समझाना होगा। तो आज शिक्षा किस प्रकार से अभारतीय हो गई है, किस प्रकार से भारतीय शास्त्रों का अप्रोप्रिएशन हो रहा है। मैंने हम पढ़ तो रहे हैं उपनिषद, पढ़ तो रहे हैं वेद, पढ़ तो रहे हैं रामायण महाभारत, पढ़ तो रहे हैं कालिदास के नाटक, पढ़ तो रहे हैं अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के सूत्र, पढ़ तो रहे हैं दर्शन। तो कहने को तो हम भारतीय शास्त्र ही सीख रहे हैं, परंतु अगर हम ये भारतीय शास्त्र सिखाने वाली संस्थाओं को देखें, भारतीय शास्त्र सिखाने के पद्धति को हम देखें, तो वहां पता चलता है कि इसका जो अंतस्तत्व है, इसका जो मूल प्राण है, आत्मा है, वो तो बहुत ही ऐसा प्रदूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। प्रदूषित बने वातावरण एकदम प्रदूषित है और मानस एकदम दूषित है, उसके पद्धति एकदम दूषित है, ऐसा हो गया। मैं इसके बहुत ज्यादा उदाहरण अभी नहीं दे सकती हूँ, या देने की आवश्यकता भी नहीं है, हम देख रहे हैं वो कैसा हो रहा है। तो आज ज्ञान क्षेत्र में ये तो बहुत बड़ा विषय प्रश्न है ही कि अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में भारतीय ज्ञान का अप्रोप्रिएशन होना ये आम बात हो गई है। उनके उद्देश्य इसके लिए कुछ अपने ही हैं, परंतु वही बात, उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन भारतीय यूनिवर्सिटीज में भी हो रहा है। और भारत और भारतीय ज्ञान के प्रति जिनकी निष्ठा है या आकांक्षा है कि भारतीय ज्ञान देना चाहिए, ऐसे लोगों के माध्यम से ही ये सब हो रहा है। क्योंकि उनको नौकरी करना है, क्योंकि उनको योगक्षेम चलाना है, तो वे भी ऐसा कर रहे हैं। ये प्रश्न सबसे पहले विद्वानों को समझ में आना चाहिए। तो ये ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति का स्वरूप कितना कॉम्प्लिकेटेड है वो ध्यान में आएगा।
तो ये पहली बात है कि विद्वत जनों के मानस में ज्ञान क्षेत्र को लेकर मूलगत ये जो दूषित कर देने वाला, ज्ञान को दूषित करने वाला प्रश्न है, उसको बिठाना, ये पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है इसका परिष्कार कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये बिठाना, इसके ऊपर चिंतन करना कि ये परिष्कार कैसे होगा, इसको शुद्ध कैसे बनाएंगे। और फिर तीसरा है नई पीढ़ी को हस्तांतरित कैसे करना। इस प्रकार का ये एक भाग हुआ ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति, माने समस्या का आकलन करना, उसको दूर करने की प्रक्रिया जानना समझना, और फिर उसको नई पीढ़ी को देने के लिए व्यवस्था बनाना। तो ये विद्वानों का काम है, ये व्यवस्था कैसे बनेगी ये देखना, इसका विचार करना। इसके बाद परिष्कार की जो प्रक्रिया है और हस्तांतरण के लिए जो आवश्यक है वो सब करना। तो प्रक्रिया के लिए तो हमें दोनों बातें करनी पड़ेंगी कि हमको साहित्य निर्माण करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। अब ये तो सारे विद्वानों के ही काम है, तो ये सब करना होगा कि ये कहाँ दूषित हो गया और उसको, ये दूषण को कैसे दूर किया जाएगा, इसको कैसे शुद्ध किया जाएगा, प्रश्नों की चर्चा करो, लिखो, शुद्ध स्वरूप में प्रस्तुत करो। बहुत बड़ा काम है लेकिन ये करना होगा। और फिर उसके बाद अब पाठ्यक्रम बनाओ, अब संदर्भ सामग्री बनाओ, पठन सामग्री बनाओ, और आचार्य छात्र साथ मिलकर ये सब कर सके इसकी व्यवस्था बनाओ। तो ये तो एक बात हुई कि इतना बड़ा काम है, उसमें देश के सभी विद्वानों को शामिल करना और उनके साथ ये निरंतर संवाद करते रहना। इसके लिए शोध पत्रिका की आवश्यकता है, तो पुनरुत्थान विद्यापीठ की चिट्ठी नामक शोध प्रक्रिया प्रकाशित हो रही है। विद्वत गोष्ठी इसके लिए हो रही है, वो तो कल की बात हो ही गई। तो ये करना। अब और एक मुद्दा इसमें है, तो ये काम क्या पुनरुत्थान विद्यापीठ अकेला कुछ कर सकता है? नहीं, देश भर के विद्वानों को मिलकर करना है। तो फिर हमको एक एक आयाम को लेकर कुछ व्यवस्थित रचना बनाकर फिर देना, समाज को देना, विद्वत समाज को देना। अब आप करो, तो देश भर में शोध संस्थान स्थापित होंगे। शोध संस्थान क्या होता है और शोध संस्थान को, भारतीय शोध संस्थान को क्या करना है, इसका निदर्शन करके, इसके लिए हमें कुछ करके हमको शुरुआत करना और फिर उस शोध संस्थान को देना। ऐसे शोध संस्थान देश भर में अनेक स्थानों पर स्थापित हो, इसके लिए प्रेरित करना, विद्वानों को प्रेरित करना, और फिर वे अपने अपने शोध संस्थानों में अपने अपने तरीके से, अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने संसाधनों से ये करेगा। अर्थात भारत में ये इस रूप में परिष्कार और अध्यापन, हम अध्यापन कहेंगे ना, दूसरी पीढ़ी को देना माने परिष्कार और अध्यापन, इसके लिए जो जो भी आवश्यक है उस प्रकार की सामग्री तैयार करना, ये शोध संस्थान का स्वरूप होगा। इसके लिए यदि शास्त्रार्थ करना पड़ता है तो विद्वज्जनों को इकट्ठा होने की भी व्यवस्था होगी। तो विद्यापीठ देश भर में केवल स्वयं ही सब कुछ करेगा ऐसा नहीं होगा। क्या करना चाहिए, इसकी स्थापना करके क्या करना चाहिए, इसकी कुछ रूपरेखा तैयार करके फिर देश भर में और लोग भी करेंगे, सब लोग मिलकर सब लोग करेंगे। इस प्रकार का एक सूत्र संचालन करना, ये पुनरुत्थान विद्यापीठ का काम है।
तो ज्ञान क्षेत्र व्यवस्थिति का एक मुद्दा तो ये रहा। दूसरा, आजीवन शिक्षा के लिए कुटुंब ये केंद्र है। कुटुंब से ही, कुटुंब के केंद्र से ही सर्वत्र बाहर फैलता है कुटुंब भावना को लेकर। इसलिए कुटुंब को आजीवन शिक्षा का केंद्र बनाना, इस दृष्टि से कुटुंब शिक्षा ये महत्वपूर्ण विषय पुनरुत्थान विद्यापीठ का रहेगा। तो इस दिशा में भी बहुत प्रयास बहुत पहले से हम कर रहे हैं। 2007 से ही हमने कुटुंब शिक्षा का साहित्य निर्माण करने का कार्य शुरू किया। 2010 में अधिजनन शास्त्र इस विषय का इस विषय की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ से लेकर हमने बातचीत शुरू की, काम शुरू किया, प्रयोग, चर्चा, साहित्य निर्माण ये सब शुरू हुआ। और गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक की आजीवन शिक्षा का एक प्राथमिक स्वरूप का विचार किया, उसको लेखबद्ध किया, उसके ऊपर गोष्ठियां भी हुई, उसके ऊपर चर्चाएं हुई, उसके ऊपर प्रबोधन के कार्यक्रम हुए, उसके ऊपर छोटे छोटे पाठ्यक्रम भी तैयार हुए। प्रथम तो पुनरुत्थान विद्यापीठ ने ही ये सब कुछ किया, बाद में उसका भी हस्तांतरण हुआ। तो कहीं विद्या भारती में, कहीं और संस्थानों में सार्वत्रिक इसका प्रयोग अब शुरू हुआ। तो कुटुंब शिक्षा की समग्रता में कल्पना करना और इसको लोक में और वेद में, लोक में और विद्वज्जनों में इसको किस रूप में स्थापित करना, इसका चिंतन करने का और इसका निर्देश करने का काम, इसका मार्गदर्शन और जो भी करता है उसको सहयोग करने का काम पुनरुत्थान विद्यापीठ का है। इसलिए पुनरुत्थान विद्यापीठ के केंद्र में कोई आता है तो उसको ये सब नहीं दिखाई देता, ये सब होते हुए नहीं दिखाई देता, ये सब होता है अन्य संस्थानों के माध्यम से, प्रत्यक्ष प्रयोग होते हैं अन्य विद्यालयों के माध्यम से, शोध संस्थानों के माध्यम से या अन्य किसी रचनाओं के माध्यम से, परंतु उसका स्रोत जो है वो पुनरुत्थान विद्यापीठ में मिलता है। तो कुटुंब शिक्षा ये दूसरा विषय हुआ। अब समाज जीवन को संचालित करने वाली जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के बारे में भी मूल चिंतन करना आवश्यक है, उसके भी मॉडल निर्माण करना होता है। तो इसके लिए प्रमुख दो विषय अभी धीरे धीरे उभर कर आ रहे हैं। एक, शिक्षा स्वयं, इस शिक्षा दी कैसे जाती है, ग्रहण कैसे की जाती है, ज्ञान क्षेत्र की व्यवस्था करना इस शिक्षा का काम है, ज्ञान की व्यवस्था करना। तो ये कैसे होता है, माने विषय वस्तु तो महत्वपूर्ण है, प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है, पद्धति भी महत्वपूर्ण है। तो भारतीय पद्धति से ये ज्ञान की व्यवस्था होती कैसे है, इसलिए शिक्षा क्षेत्र स्वयं उसको भी ठीक करना, और दूसरा ये धर्म का क्षेत्र है, संस्कृति का क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र है, इन तीनों का समन्वय करके शिक्षा क्षेत्र का स्वरूप तय करना, ये एक काम हुआ। और दूसरा है अर्थ क्षेत्र, अर्थ क्षेत्र को ठीक करना, ये इतना ही महत्वपूर्ण काम है। क्या हुआ है? मेरा ही इको आ रहा है, हो गया है ना। तो ये इन दो क्षेत्रों को आधार बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे इससे संबंधित विषय भी शाखा उपशाखाओं के रूप में आते जाएंगे। तो मैंने कुछ प्राथमिक 2-3 मुद्दे जो मूल में हैं और जो केंद्र पर करने हैं, केंद्र के रूप में करने हैं, इसके बाद की ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसका विस्तार कैसे हो रहा है ये बताया। अंतिम मुद्दा 1 मिनट में बताती हूँ कि प्रयोग करने वाले लोग
उस पर उसका विस्तार करने वाले लोग देश भर में हैं, परंतु इन सबके मूल में पुनरुत्थान विद्यापीठ का ये मूल कार्य करने के लिए भी एक टोली चाहिए। वो पुनरुत्थान विद्यापीठ के साक्षात कार्यकर्ता होंगे। ऐसे विद्यापीठ की टोली बढ़ाना और ऐसे प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ाना, इस रूप में इसका विस्तार करना, ऐसा पुनरुत्थान विद्यापीठ के कार्य का एक स्वरूप है। यही रुकते हैं और चर्चा कल करेंगे। रोज की तरह म्यूट करके शांति पाठ और प्रश्न तथा अभिप्राय भेजने का अनुरोध। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। नमस्ते ताई। प्रणाम सबको ताई। नमस्ते। प्रणाम ताई।